आज हम बात करेंगे दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड लीडर मायावती की। मायावती की बात करें दोस्तों तो ये एक ऐसी लीडर है जिन्होंने नए आयाम कायम किए हैं। पहली बात, पॉलिटिक्स में कोई महिला आती नहीं है। अगर महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो सराहनीय है। ये आप मान के चलिए कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें जन्मजात एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होती है, वो सब कुछ संभाल सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन महिलाओं से अच्छा कोई नहीं कर सकता और ये करके दिखाया है। आप देख लीजिए, आप जितनी भी वर्ल्ड लीडर्स को उठा के देख लीजिए, जितनी भी फीमेल्स और उनका टेन्योर देख लीजिए कि उन्होंने कितना बेहतरीन काम किया है। और आजाद भारत के बाद सबसे बड़ी लीडर उभरी है ये दलितों की। अगर हम पिछड़े वर्ग की बात करें, SC ST की बात करें, तो मायावती ने उनको रिप्रेजेंट किया है। मायावती चेहरा बनी है आजाद भारत में। काशीराम और मायावती ये दो बहुत बड़े चेहरे हैं। मायावती ज्यादा बड़ा चेहरा है क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। तो इनकी कहानी बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत ही मोटिवेटिंग है। आप भले ही कैसा भी आपका व्यू हो इनको लेके, लेकिन इनकी कहानी बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग है, बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। वाकई में IAS की तैयारी कर रही थी, दिन भर काम करती थी, अपने परिवार से लड़के ये पॉलिटिक्स में गई ताकि समाज के लिए कुछ कर सके। तो यकीनन कमाल की कहानी है। तो हम इनकी कहानी को देखेंगे, एक एक इंपॉर्टेंट इवेंट्स की हम बात करेंगे। तो अगर मायावती की बात करें तो 1956 में इनका जन्म हुआ। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि मायावती का जन्म न्यू दिल्ली में हुआ, नई दिल्ली में हुआ। इनके पिताजी जो थे वो पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते थे। एक मिडिल क्लास फैमिली थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन मायावती शुरू से ही बहुत ज्यादा मेहनती थी, बहुत मेहनत करती थी मायावती। हम देखते हैं कि इन्होंने अपना BA जो है वो 1975 में पूरा किया। इन्होंने लॉ की डिग्री भी ली, लेकिन 1977 में कुछ ऐसा हुआ कि हर कोई देखता रह गया दोस्तों। 21 साल की थी, सिर्फ 21 साल की, 1977। तो यहाँ पे राजनारायण और बहुत बड़े बड़े नेता जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आए दिल्ली में। वहां पे एक सभा थी। क्योंकि उस वर्ग को यहाँ पे सम्मिलित करने की बात की गई जिनको उस समय राइट्स नहीं थे, मतलब SC ST। तो यहां पे बहुत सारे लीडर्स आए, दलित लीडर्स आए और बहुत लोगों को बुलाया गया। SC STs जो थे उनको बुलाया गया। राजनारायण ने जब अपनी स्पीच देनी शुरू की तो उन्होंने बार बार हरिजन शब्द का यूज किया। उसके बाद जब मायावती आई, ऐसी स्पीच दी कि सबकी धज्जियां उड़ा दी। धज्जियां उड़ गई थी। यहां पे राजनारायण सामने बैठे थे और उनके सामने बैठे थे, उसके बावजूद मायावती ने सीधा उन पे वार किया। उन्होंने बोला कि हरिजन शब्द हमारा अपमान है। कभी BR अम्बेडकर ने इस वर्ड का यूज नहीं किया। कानून में जो हमारा संविधान है उसमें SC ST लिखा है, तो आप हरिजन शब्द कैसे यूज कर रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई? ये कहना था। और बहुत कुछ उन्होंने बोला, बहुत कुछ समाज के बारे में बोला, जिसकी वजह से तालियां बजने लगी, स्टैंडिंग ओवेशन मायावती, और नारे लगने लगे, जनता पार्टी मुर्दाबाद, राजनारायण मुर्दाबाद। तो ये जो स्पीच थी ये इतनी जबरदस्त थी। लेकिन इस स्पीच को एक इंसान ने ऐसा सुना कि वो सीधा मायावती को अपने पाले में ले आया, और वो इंसान था बहुत बड़े लीडर काशीराम। तो काशीराम जो थे वो तो दलितों के लिए काम करते थे, OBC SC STs के लिए काम कर रहे थे, और बाकायदा उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी। और जब उन्होंने मायावती को सुना तब उनको लग गया कि यार ये तो बहुत आगे जाने वाली है, इसको तो अपनी टीम में लाना पड़ेगा। मायावती जैसे ही स्पीच देके मंच से उतरी, बहुत बधाइयां मिली उनको। घर गई, घर में पिताजी थे और आमतौर पे जो काम होता है परिवार का वो चल रहा था। तभी घंटी बजती है और एंट्री होती है काशीराम की। अब काशीराम उस समय बहुत बड़े लीडर थे। जैसे ही मायावती ने काशीराम को देखा, चौंक गई वो कि इतना बड़ा लीडर मेरे घर पे आया है। और इनके पिताजी प्रभुदास वो भी चौंक गए, क्या बात है। लेकिन दोस्तों काशीराम कुछ और ही मंसूबे से आए थे। यहां पे मायावती से खाली वो मिलने नहीं आए थे। काशीराम ने मायावती को बोला, तुम क्या कर रही हो? मायावती उस समय जो थी उन्होंने B.Ed किया हुआ था, तो एक स्कूल में पढ़ाती थी वो। तो सुबह स्कूल में पढ़ाती थी, शाम को लॉ की क्लासेस अटेंड करती थी और रात को IAS की पढ़ाई करती थी। ये शेड्यूल था मायावती का। तो मायावती ने बताया कि मैं IAS की पढ़ाई कर रही हूं, मैं सिविल सर्विसेज की पढ़ाई कर रही हूं, मैं सिविल सर्विस निकालूंगी, IAS बनूंगी और समाज के लिए कुछ अच्छा काम करूंगी। तो काशीराम ने बोला कि मैं तुमको ऐसी पोजीशन दूंगा और ऐसे ओहदे पे ले जाऊंगा
कि तुम्हारे आसपास बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर घूमेंगे, ये मेरा वादा है तुमसे। आईएएस आईपीएस, कितने आईएएस आईपीएस का तुमने नाम सुना है जिन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ा किया? एक बार पावर मिल जाती है तो कोई समाज के लिए काम नहीं करता। तो काशीराम ने यह बताया और मायावती इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई काशीराम से कि उन्होंने ये बात मानी। लेकिन दोस्तों, प्रभुदास, इनका जो परिवार था, इस बात को नहीं मान रहा था। मायावती को इनके पिताजी बोल रहे थे कि ऐसा है कि तुम घर पे बैठ के पढ़ाई करो, ये पॉलिटिक्स तुम्हारे बस की नहीं है। और ये जो बोल रहे हैं, काशीराम बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर है, लेकिन नहीं जाओ। बहुत बंदिशें लगाने की कोशिश की, लेकिन मायावती नहीं रुकी। मायावती ने बोला कि मुझे समाज के लिए तो काम करना है। अपने परिवार से लड़के वो काशीराम के साथ चली गई और उसके बाद करोल बाग में जो बैमसेफ का ऑफिस था वही रहने लगी। अब काशीराम तो एक बहुत ही एम्बिशियस लीडर थे। काशीराम और बी आर अम्बेडकर में बहुत बड़ा फर्क था। बी आर अम्बेडकर बहुत बड़े इंटेलेक्ट थे, वो इंटेलेक्चुअल थे, उनको बहुत ज्यादा नॉलेज थी, काशीराम को भी थी। लेकिन काशीराम का साफ मानना था कि अगर हमको अपने समाज को उठाना है तो सब कुछ करना पड़ेगा। पॉलिटिक्स में आओ, पावर लो, जिसका सपोर्ट लेना है लो, लेकिन हमको अपने समाज को उठाने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, पावर तो लेनी पड़ेगी। तो काशीराम ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई, बीएसपी बनाई। अब यहां पे काशीराम अभी तक तो एक्टिविस्ट थे, अब ये पॉलिटिक्स में आ गए। और काशीराम का सीधा मानना था कि पहले हम इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे और उसके बाद पावर में आएंगे। लेकिन शुरुआत में काशीराम को दिक्कत हुई, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, इनकी पार्टी को वोट्स मिलने लगे। अब यहां पे काशीराम को लगता था कि जो मेजॉरिटी है, 80 to 85% जो पॉपुलेशन है भारत की, वो तो SC ST OBC की है, तो हमको वोट देंगे। लेकिन उनका ये जो आकलन है वो गलत साबित हुआ। शुरुआत में नाकामयाब हुई, मायावती भी नाकामयाब हुई। 3 बार इलेक्शन लड़ी थी, तीनों बार हारी। समझ रहे हैं? तो यहां पे जो लोकसभा का इलेक्शन था, कैराना से लड़ी, हारी। मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट का जो कैराना है वहां से हारी। 1985 बाय इलेक्शन बिजनौर, वहां से हारी। हरिद्वार से हारी, लेकिन फिर ये जीती। ठीक है ना? 1989 में हम देखते हैं कि बिजनौर से चुन के आई और ये जीती। और उसके बाद हम देखते हैं इन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। और 1984 में जब बसपा बनी थी दोस्तों, तो बहुत सारे नारे दिए जाते थे उस वक्त। एक बड़ा ही पॉपुलर था कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी जिम्मेदारी। और एक था, जो बहुजन की बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा। और ये जो करियर स्टार्ट हुआ इनका पॉलिटिकल करियर, फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। काशीराम की छत्र छाया में ये पलती रही और काशीराम ने इनको बहुत ज्यादा सिखाया। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें बाकी थी। भैया, ये पॉलिटिक्स है, इतनी आसानी से चीजें संभलेंगी नहीं। तो 1993 में दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हुई। यहां पे चौंकाने वाली बात यह है कि सपा को मिली 109 सीटें, बसपा को मिली 67 सीट्स। अब ये किसी ने नहीं सोचा था कि ये नई पार्टी बनी है, ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं था, अभी 9 साल ही हुए थे पार्टी को बने हुए। इतनी जल्दी पार्टी ने लंबी छलांग मारी। तो 67 सीट्स। अब उसके बाद दोनों ने मिलके यहां पे हम देखते हैं सरकार बनाई। लेकिन दोस्तों 1995 में बहुत खतरनाक चीज हुई, द फेमस गेस्ट हाउस कांड। इस गेस्ट हाउस में मायावती स्वीट नंबर 1 और 2 में विधायक ठहरे हुए थे। एकदम से दंदनाते हुए यहां पे सपा के लोग आते हैं, सपा के बाहुबली लोग आते हैं, दरवाजा पीटना शुरू कर देते हैं। ठीक है? अब मायावती अंदर, उनकी हालत खराब, उनके साथ जो विधायक थे उनकी हालत खराब, बहुत गंदी गंदी गालियां, जाति सूचक शब्द, बहुत बुरी हालत हो गई थी दोस्तों। पूरी भीड़ जत्थे पे जत्था आया था और ये बहुत ही शर्मनाक चीज थी दोस्तों। आनंद फानन में डीएम आए और उन्होंने फिर लाठी चार्ज करवाया और वहां पे ये बहुत पूरे दिन तक प्रकरण चला। और उसके बाद फिर मायावती को बोला गया कि सब कुछ ठीक है, आप बाहर आ जाइए। लेकिन तब भी मायावती ने दरवाजा नहीं खोला, इतना ज्यादा डर बैठ गया था। यहां पे दोस्तों सपा के जो बाहुबली थे वो कुछ विधायकों को ले गए थे अपने साथ, और इतने ज्यादा विधायक डर गए थे कि उन्होंने कोरे कागज पे साइन कर दिया था। इतना ज्यादा डर गए थे और उनको जबरदस्ती वैन में उठा के डाल रहे थे कि चलो। तो मुख्यमंत्री आवास को कुछ विधायकों को ले जाया गया। इसमें एक और कहानी है कि उस समय की बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जब उनको पता चला कि मायावती के साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो लाठी चलाना बहुत अच्छा जानते थे। तो कहानी ये भी है कि वो गए और उन्होंने वहां पे मारा और लड़ाई की और बाकायदा मायावती को फिर निकाला।
और बाद में फिर ब्रह्मदत्त को मायावती अपना भाई मानती थी। जहां से वो इलेक्शन लड़ते थे वहां से अपना कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करती थी वो। अब दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है। यहाँ पे मुलायम सिंह कुछ नहीं कर पाए, लेकिन तब तक चीजें बदल चुकी थी। गवर्नर ने तुरंत बुलाया, मायावती ने दावा पेश किया सरकार बनाने का, और 1995 में मायावती पहली बार चीफ मिनिस्टर बनी। हालांकि 1995 में खाली 137 दिनों तक चीफ मिनिस्टर थी, ज्यादा दिनों तक, ये बस 4 महीने तक ही चीफ मिनिस्टर नहीं थी। लेकिन ये बहुत बड़ा इवेंट था, क्योंकि जो लीडर थी काशीराम ने खुद को नहीं मायावती को प्रोजेक्ट किया था, और ये बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद जब जब ये चीफ मिनिस्टर नहीं, तब तब इन्होंने बहुत सारे नए डिस्ट्रिक्ट बनाए। सेकेंड टर्म जो रहा दोस्तों वो इनका 1997। अब ये भी बहुत ही ज्यादा दिनों तक नहीं रहा, ये 21 मार्च 1997 से लेकर सितंबर 1997 तक। बहुत सारे किसानों के पास जमीन नहीं है। अब जमीन नहीं है तो उनको प्रॉब्लम होती है, इसमें गरीब किसान पिसता है। तो यहां पे जो लैंडलेस रेसिडेंट है, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको लैंड लीज पे दिए जाए। तो ये भी व्यवस्था जो है, जब भी चीफ मिनिस्टर रही मायावती, ये व्यवस्था उन्होंने की। मायावती ने अपने टेन्योर में बहुत अच्छी, बहुत वेलफेयर स्कीम्स चलाई है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि 2002 में भी, 2002 से लेकर 2003 तक भी चीफ मिनिस्टर बनी, और यहां पे भी बीजेपी ने सपोर्ट किया। और 2007 में 403 विधानसभा सीटों में 206 सीटें जीत के आई बसपा, और पहली बार बसपा ने अपने दम पे सरकार बनाई, किसी का सपोर्ट नहीं लिया, और मायावती ने पूरा टर्म पूरा किया। 5 साल का टर्म इन्होंने पूरा किया। 2007 से लेकर 2012 तक जो है वो मायावती चीफ मिनिस्टर रही। अब यहां पे जब भी मायावती चीफ मिनिस्टर रही, स्पेशली 2007 वाला हम टेन्योर देखेंगे, एफिशिएंट गवर्नेंस पे इनका बहुत ज्यादा जोर रहा। लॉ एंड ऑर्डर काफी ज्यादा मेंटेन था। ब्यूरोक्रेसी, काशीराम और मायावती का जो लीडरशिप थी वो बहुत ही अलग थी। ठीक है, मायावती जो थी वो ब्यूरोक्रेसी पे बहुत ज्यादा बिलीव करती थी। तभी आप देखेंगे उन्होंने धड़ाधड़ आईएएस आईपीएस को सस्पेंड किया, और बहुत सारे आईएएस आईपीएस का ट्रांसफर किया, वार्निंग तक दे दी। मायावती साइट पे चली जाती थी, कोई काम हो रहा है, मायावती चली गई, और अगर वो काम नहीं सही से है तो वहीं पे सस्पेंड कर देती थी। यहां पे जो मायावती का जो पहला इसमें प्राथमिकता थी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, चाहे जो हो जाए। और इसमें जो ऑपोजिशन पार्टियां थी, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, सबने मायावती की बहुत ज्यादा तारीफ की थी। क्रिमिनल्स, माफिया डॉन्स, इन सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। शहरों का नवीनीकरण किया गया। जीडीपी बढ़ी। उत्तर प्रदेश की सबसे हाईएस्ट जीडीपी थी उस समय, 17% से उत्तर प्रदेश बढ़ा। मायावती एक लेडी थी तो बहुत ही सख्त लॉ यहां पे लेके आई। अगर मायावती की बात करें तो बहुत ही तगड़े लॉ लेके आई। इसमें जो लोग जबरदस्ती जमीन पे कब्जा जमाए हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। एंटी रेप लॉज लेके आई कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कानून यहाँ पे ये लेके आई। बहुत सारे गांव को बिल्कुल बदल दिया गया। लगभग 25,000 गांव थे, पूरी तरीके से बदल दिया गया। और अंबेडकर ग्राम विकास योजना, यहां पे वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, पानी और बिजली गांव में पहुंचाई गई। सोलर पावर प्लांट्स यहां पे बनने शुरू हुए। ये यमुना एक्सप्रेसवे दिल्ली टू आगरा, अभी तो ये बनी गया है, आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत है। साथ ही साथ गंगा एक्सप्रेसवे, ये सारे एक्सप्रेसवेज जो है वो बनाए गए। लखनऊ में बहुत सारे पार्क्स बनाए गए। लखनऊ को पूरा बदल के रख दिया। आप गोमती नगर चले जाइए, आप इधर ये इको गार्डन चले जाइए, तो ये सब मायावती के समय बना। और मूर्तियां भी बहुत ज्यादा, स्टैचूज भी बहुत ज्यादा बनाए गए। लैंडलेस रेसिडेंट्स जो थे उनको भी लैंड दिए गए, उनको भी जमीन दी गई। तो ये सब कुछ मायावती ने एज अ चीफ मिनिस्टर के तौर पे किया। इन्होंने डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए, फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स के लिए शकुंतला मिश्र नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी, इसको भी इन्होंने बनाया। अभी भी मायावती एक्टिव है, पॉलिटिक्स में एक्टिव है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव लीडर है। जो इनका टेन्योर रहा, जब तक इन्होंने रूल किया, यूपी काफी आगे बढ़ा, ये बिल्कुल आंकड़ा जो है वो कहता है।